ये हमला भारत के मुताबिक सुबह 4:30 बजे के करीब हुआ। ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई हैं। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। तो नुकसान ईरान को अमेरिका ने पहुंचाया है, ये अमेरिका दावा कर रहा है। लेकिन अमेरिका के डायरेक्ट कूदने के बाद अब कितने हालात बदलेंगे और क्या ये युद्ध 3 देशों तक सीमित रह जाएगा या इसकी आंच पूरी दुनिया में दिखाई पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनने जा रही है, क्या बाकी देश भी इसमें कूदने जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। अभी 27 मिसाइलें दागी हैं। पहले हमले में 22 और दूसरे में 5 मिसाइलों से अटैक किया गया। सेंटर और नॉर्थ इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान के हमले में 16 इजरायली घायल हो गए हैं। ईरानी हमलों में तेल अवीव और कई शहरों में बिल्डिंग तबाह कर दी गई हैं। तो ईरान पहले भी तेल अवीव को अपना मेन टारगेट सेट करके लगातार मिसाइलों से अटैक कर रहा था, लेकिन आज सुबह यानी भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उसकी 3 जो परमाणु साइट हैं उन्हें तबाह करने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया, तो ईरान सबसे पहले अब क्या कर रहा है, ईरान ने इजराइल पर अपने अटैक और भी तेज कर दिए हैं। ईरान पर लगातार जो अटैक है वो किए जा रहे हैं और ईरान पर भी इजराइल ने अटैक शुरू कर दिया है। वेस्टर्न ईरान में मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है, जिसमें इजरायली एयरफोर्स ने दावा किया है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया गया है। हमले में ईरानी सैनिकों को भी टारगेट किया गया है। तो दोनों देशों के बीच में तो भीषण युद्ध लगातार जारी है ही। ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है, इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। लेकिन अमेरिका जिसने 2 हफ्ते का वक्त ईरान को दिया था, ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन के अंदर उसने अटैक कर दिया और 3 साइट्स पर हमला किया गया। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है। अब इस हमले के बाद क्या बदलेगा दुनिया में, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका ने चेतावनी दी है ईरान को कि अगर अभी भी नहीं माने तो ये हमला और भी किया जा सकता है। अभी हम शांति के पक्षधर हैं, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। लेकिन क्या अमेरिका के इस कदम के बाद, अमेरिका के डायरेक्ट कूदने के बाद शांति बनी रहेगी? ईरान अब क्या कर सकता है, ईरान के पास क्या ऑप्शन है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता सर हमारे साथ हैं और एयर कॉमोडोर एएस पहल सर हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका ने ईरान के जिन 3 परमाणु साइट पर हमले किए हैं, इनमें सबसे बड़ा केंद्र फोर्डो है। अमेरिका ने यहां पर बस्टर बंकर बम गिराए हैं। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से GBU-57 बम दागे हैं। साथ ही अमेरिका ने ईरान के 2 और परमाणु साइट नतांज और इस्फहान को भी हमले में तबाह कर दिया है। इस्फहान और नतांज में 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। इन्हें 400 मील यानी 643 किलोमीटर दूरी से अमेरिकी सबमरीन से लॉन्च किया गया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस अटैक की पुष्टि की है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने एक साथ 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि एक पूरा बम पेलोड ईरान की प्राइमरी न्यूक्लियर साइट पर बरसाया गया है। तो 3 साइट है। अगर फोर्डो की बात करें, 90 मीटर ये नीचे है पहाड़ के और इसे तबाह करने का दावा किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या इतने नीचे तक जाकर अमेरिका इस साइट को तबाह कर चुका है और क्या वाकई में ईरान को इतना नुकसान हुआ है जितने नुकसान की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अब आइए आपको दिखाती हूं, कुछ मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि आखिर अमेरिका ने हमला कहां पर किया है और इस हमले में कितना नुकसान हुआ है। तो देखिए, 3 साइट्स हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इन तीनों ही साइट्स को तबाह करने का दावा किया गया है। नतांज में 9 न्यूक्लियर बम बनाने का यूरेनियम है और इसे भी तबाह करने का दावा किया गया है। इस्फहान की अगर आप बात करें तो यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यहां पर है और इसे भी तबाह करने का दावा किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर फोर्डो पर है। फोर्डो पर सबसे ज्यादा नजर है कि क्या वाकई में डीप पेनिट्रेट अमेरिका ने किया है और फोर्डो जो कि 90 मीटर नीचे है पहाड़ के, उसको तबाह कर दिया गया है। तो ये मैप के जरिए आप समझ रहे हैं बहल सर, अगर एक बार आप मैप पर आ जाएं और जरा समझा पाएं कि इन तीनों साइट्स का मतलब क्या है और इन तीनों साइट्स पर अगर वाकई में नुकसान पहुंचा है तो ईरान के सामने अभी क्या ऑप्शन बचते हैं, ईरान को कितना नुकसान हो गया है। बिल्कुल प्राची जी, बहुत धन्यवाद। फोर्डो का साइट है, कॉम सिटी से थोड़ा नॉर्थ पे है और तेहरान से सबसे क्लोज ये साइट है। लेकिन ये साइट क्या है? ये साइट है माउंटेन के अंदर, यानी कि 300 फुट नीचे।
ये ओपनिंग जहां से है इनकी एक टनल्स की, वहां से 300 फुट नीचे ये 5 टनल हैं जो कि एक बंकर में बनते हैं, और उसके अंदर कम से कम 27,000 सेंट्रीफ्यूज हैं, और सबसे एडवांस सेंट्रीफ्यूज हैं। ये सेंट्रीफ्यूज क्या करते हैं? ये यूरेनियम 235 को सेपरेट करते हैं यूरेनियम 238 से, और वो फिजिल मटेरियल जिसका इस्तेमाल करके वो बॉम्ब बनाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट थी। दूसरा, इसकी इमेज पीछे आ गई है, देखिए ये इमेज जो तबाह करने की बात की जा रही है। हाँ, ये जो व्हाइट है, ये वाला देखिए माउंटेन इसका ऊपर है, और ये जो व्हाइट वाला है ये इसका एंट्रेंस का एरिया जहां पे अटैक किया गया, और इसके अंदर 300 फुट के अंदर ये पूरा का पूरा रॉकी एरिया, यानी कि ये पथरीला एरिया है, और इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं कंक्रीट के, जिसके अंदर ये बंकर्स बने हुए हैं। तो अमेरिका ने जो बॉम्ब यूज किया है GBU-57, उस 30,000 पाउंड्स और 2,700 केजी का वॉरहेड है उसके अंदर, यानी कि 2,700 केजी के एक्सप्लोजिव्स हैं। ऐसे 12 बॉम्ब उन्होंने इस्तेमाल किए हैं प्राची जी, और उसके साथ 6 जहाज के अंदर, यानी कि हर जहाज में 2 बॉम्ब। और ये कौन से 6 जहाज हैं? B2 बॉम्बर्स, जो कि 5th जनरेशन है, जिनका रेडार सिग्नेचर बहुत कम होता है, यानी कि वो बड़ी जल्दी रेडार पे पकड़े नहीं जाते। तो उनसे उन्होंने किया, और ये कहां से टेक ऑफ किए? व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से, जो कि मिसूरी में है, वहां से गए गुआम से लेके फिर वो आके उन्होंने ये हमला किया है। अब इस हमले के अंदर जब फोर्डो पे अटैक किया तो यहां पे क्या क्या था? यहां पे 27,000 के करीब सेंट्रीफ्यूज थे। यहां पे UF-6, 2 जगह पे UF-6 है, एक फोर्डो में है और दूसरा इस्फहान में है। तो ये UF-6 क्या होता है? ये होता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। एक तो फिजिल मटेरियल है 235, हमने उसकी बात की थी। UF-6 होता है वो गैस जिससे सेंट्रीफ्यूज चलता है, तो वो भी मैन्युफैक्चर करके उसको यहां स्टोर किया जाता है। नतांस, ये तो हमने बताया कि क्यों मुश्किल था। मुझे ये लगता है कि पूरा का पूरा वहां पे अटैक शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, काफी डैमेज हुआ होगा, पर यह नहीं कह सकते सारे सेंट्रीफ्यूज का नुकसान हुआ है कि नहीं। और दूसरी चीज है, ईरान इतना तो बुद्धू नहीं है कि उसको लग रहा था कि अगर 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका अटैक करने वाला है तो उसने यहां से कुछ ना कुछ जो असली फिजिल मटेरियल है उसको नतांज की तस्वीर भी दिखा दी है हमने, जहां पर अटैक किया गया है। अब नतांज को देखें आप, नतांज जो है वो स्प्रेड आउट है, और वो काफी हद तक ऊपर भी है, और इसका नीचे 8 से 10 मीटर नीचे टनल्स भी हैं, यानी कि 2 तरीके का, एक ऊपर का हिस्सा, और आप देखिए ये ऊपर का तो पूरा का पूरा काफी हद तक तो इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इनको टोमाहाक मिसाइल से, जो कि प्राची जी आपको बता रहे थे सबमरीन लॉन्च मिसाइल हैं, और इसके अंदर क्या है? नातांज के अंदर जो बंकर के अंदर है 14 से 15,000 सेंट्रीफ्यूज, या आपको बताया था जैसे कि U-235 को आइसोलेट करते हैं, वो इसके अंदर है। तो इसके ऊपर काफी डैमेज हुआ होगा, और मुझे लगता है कि इसमें काफी हद तक डैमेज होगा। तीसरा है इस्फहान, अगर इस्फहान की पिक्चर भी आ जाए तो इस्फहान की पिक्चर हम डाल देंगे, लेकिन दो साइट्स की आपने बात की, एक तो फोर्डो जहां पर नुकसान होने की संभावना है, नतांज जिससे पहले इजराइल ने भी डैमेज किया था। इस्फहान की तस्वीर भी सर आ गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस्फहान जो न्यूक्लियर इनका रिसर्च कॉम्प्लेक्स है, अभी देखिए जो रिसर्च कॉम्प्लेक्स है और जो एरिया यहां पे है डेवलप्ड एरिया, यानी कि पॉपुलेशन भी पास में है, ये नहीं कि पॉपुलेशन बहुत दूर है, और जहां पे अटैक हुआ है वो पूरा एरिया आप देखिए अटैक दिखता है, बहुत क्लियरली दिखता है। यहां पे क्या है? यहां पे इनका रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी, यानी कि जो फिजिल मटेरियल है उसको कैसे बनाया जाए, सेंट्रीफ्यूज कैसे एडवांस किए जाए, कैसे इस मटेरियल से बॉम्ब बनाया जाए, उस पूरा का पूरा रिसर्च जो है वो इन एरियाज में होता है। और दूसरी चीज आती है, इसके अंदर भी UF-6 का मैन्युफैक्चर किया जाता है। मेरे को तो याद है 2008 में 300 टन के करीब यहां पे होती थी उस समय UF-6 गैस। तो कहीं ना कहीं ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहां पे हुई होंगी इस्फहान के अंदर, और इस पे मुझे मालूम है कि काफी हद तक डैमेज हुआ होगा और काफी हद तक उसको नुकसान हुआ होगा। सर, इतना अगर डैमेज कर दिया है अमेरिका ने ईरान को, तो अब सबके जहन में यही सवाल है कि ईरान के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। सर बिल्कुल यहां पर आकर डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि अब ईरान के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। जैसा बहल सर बता रहे थे, कुलकर्णी सर, कि काफी नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया है इन तीनों साइट्स पर हमला करने के बाद। अब मन में जो सवाल आ रहा है वो ये कि अब ईरान क्या करेगा, ईरान के पास क्या ऑप्शन है। ईरान क्या अमेरिका से डायरेक्ट फाइट में उलझेगा, या जिस तरीके से भी वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है यही करता रहेगा, या फिर बाकी भी ऑप्शंस उसके पास खुलते हैं ईरान के पास? देखिएगा, ईरान सालों से 1979 से तो परफेक्ट लगातार ईरान इजराइल की प्रभुसत्ता को किस तरीके से मिटाना है उसके लिए पूरी तैयारी करता आया है, और ये कोई कल और आज की बात नहीं है।
ईरान किस प्रकार से कर रहा है उसके भी तौर तरीके उसने अपनाए। हमास को बगल में बिठाया गाजा में और किस प्रकार से इजराइल से लड़वाया, हिजबुल्लाह को किस प्रकार से, हूदी को। तो लगातार ईरान ये कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व अभी तक नहीं हुआ था। अब ईरान के पास क्या था, बार बार जिसका खतरा सबको लग रहा था कि वो ईरान के पास परमाणु जो है, वो जो साधन हैं उनको किस प्रकार से उससे अलग किया जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान क्या कह रहा था, हमारे पास इस्लामिक बम है। जब इस्लामिक बम हुआ तो वो एंटी इंडिया ने, वो तो इस्लाम के लिए खड़ा बम था इस्लाम। तो जब उन्होंने, ईरान ने कहा कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, तो पाकिस्तान ने कहा हम तो मदद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इस्लामिक बम वो नहीं है, वो अलग हो गया। अब ये जो ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, वो न्यूक्लियर बम की तैयारी बिल्कुल अलग है, और उस तैयारी के साथ साथ ईरान अपनी भी शक्ति बढ़ा रहा था। वो शक्ति किस में बढ़ा रहा था, मिसाइल्स, ड्रोन, और इतनी बढ़िया शक्ति उसने अपने आप को बढ़ाई। या आप समझ सकते हैं कि रूस जैसा देश जो यूक्रेन के साथ पिछले 3 साल से लड़ रहा है, वो भी ड्रोन अगर ले रहा है, मिसाइल्स ले रहा है, तो किससे ले रहा है, ईरान से ले रहा है। तो यानी कि ईरान के पास एक अच्छा मिसाइल बनाने की शक्ति है, उसने मिसाइल बना रखे हैं। लेकिन इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने नहीं दिए। यानी कि आज की तारीख में जो मिसाइल ईरान के पास हैं, उनकी क्षमता तकरीबन 3-3.5 हज़ार किलोमीटर तक ही जाने की है, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकता है, उसके पास ICBMs नहीं है। तो अब ईरान क्या कर पा रहा है, अब ईरान को मालूम है कि उसके पास जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, उनके द्वारा वो हमला कर पा रहा है, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। अब इजराइल कहाँ पर है, इजराइल तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर है ईरान से, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। चाहे 10 लाख की फौज है आज की तारीख में ईरान के पास, तो उस फौज का कोई फायदा नहीं है। उसके पास टैंक्स है, कोई फायदा नहीं है, आर्टिलरी है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट पे है। अभी इजराइल का है 1500 किलोमीटर दूर, और ईरान और इजराइल के बीच की दूरी। अब क्या है, अब कहा जाता है कि ईरान के पास तकरीबन 5000 मिसाइल्स हैं। सर देखिए, एक बड़ी खबर भी आ रही है, जैसा हम कह रहे हैं कि ईरान अब क्या करेगा, तो अभी तक यही समझ में आ रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल के रिसर्च और कमांड सेंटर पर भी अटैक किया गया है। ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से ये हमला किया है। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाली लड़ाई नहीं, जैसा भी कुलकर्णी सर बता रहे थे। अब उसे इजराइल पर हमला करना है, वो लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। डायरेक्ट अमेरिका पर हमला करेगा, ऐसे हथियार नहीं है ईरान के पास, इसलिए ऐसा कुछ ईरान की तरफ से नहीं किया जाएगा। तो ईरान के पास क्या ऑप्शन बचेंगे? अब 3 देश तो इन्वॉल्व हो गए हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान। अब इन तीनों देशों के अलावा ये लड़ाई क्या पूरी दुनिया में फैलेगी दत्ता सर? अमेरिका जब डायरेक्ट कूदता है किसी भी लड़ाई में, क्या बाकी देशों के लिए अब कुछ यहां पर ऑप्शंस हैं? क्या ईरान कहीं और से कुछ कोशिश करेगा? जो अमेरिकी बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में खासकर, क्या वहां पर ईरान कोशिश करेगा? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अब ईरान क्या करेगा। जो ये घटनाक्रम आप देख रहे हैं, इसका अगर आप जेनेसिस देखें तो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, जब हमास ने एक अनप्रेसिडेंटेड टेररिस्ट अटैक किया इजराइल के ऊपर। इजराइल को सरप्राइज़ कर दिया, उनकी मसाद को भी चंबे में डाल दिया। और वो सारा जो कार्यक्रम था, उसके पीछे कौन खड़ा था? ईरान। और ईरान ने हमास ही नहीं, उसके बाद हिजबुल्ला, हूती, सीरिया में जब असाद की रजीम थी, उसके वहाँ के फाइटर्स, वो चारों तरफ से घेर के इजराइल के ऊपर हमले करवा रहा था बाय प्रॉक्सी। और जब इस्माइल हानिया को मोसाद ने ईरान के अंदर मार दिया, तो तब एक डायरेक्ट एक्सचेंज हुआ ईरान और इजराइल का। पिछले साल की बात है मेरे ख्याल से, यही जून का महीना था शायद, जब डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए आपस में इजराइल और ईरान के। अब लेकिन जहाँ तक इजराइल का सवाल है, उसको पता था कि ये जो जितना प्रॉक्सी के हमले हो रहे हैं उसके ऊपर, उसका पीछे हेड कौन है? ईरान, आयतुल्ला अली खमेनी, जिसने ये कसम खा रखी है कि वो अमेरिका को और इजराइल को तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा, इनको वो अपना दुश्मन मानता है। और जब ये इलेक्शन चल रहा था अमेरिका के अंदर, तो जो हमले हुए थे ट्रंप के ऊपर, वो भी सुना गया कि ईरान ने करवाने की चेष्टा करी थी वो। तो ये डिक्लेयर्ड एनिमी है।
तो अब ये मान के चलें कि ईरान ने डायरेक्ट पंगा किससे, अमेरिका से और इजराइल से ले रखा था, तो उन्होंने रिटेलिएट तो करना था। अभी इजराइल ने जो आस्ते आस्ते सबको निपटते निपटते अब उसने आके इजराइल जो इसका हेड था उसके ऊपर कार्रवाई चालू करी, और उसके दो बड़े एम थे। एक तो इनका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको तबाह कर दिया जाए ताकि ये न्यूक्लियर डिवाइस ना बना पाए, और दूसरा इनके अंदर अगर हो सके तो सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। सर, ये जो ऑप्शंस हम दिखा रहे हैं ना, ये लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि जो अमेरिका की बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में वो ईरान के चारों तरफ हैं। एक बार आपको दिखाते हैं, और यही जो बेसिस हैं क्या इन पर टारगेट करने की कोशिश की जाएगी? क्या सऊदी अरब में जो बेस है अमेरिका का, क्या उसको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी? क्या कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, इन तमाम जगहों पर जो अमेरिका ने अपने बेसिस बना रखे हैं जहां 40 से 50 हजार की तादाद में सैनिक तैनात हो सकते हैं, क्या वहां पर टारगेट ईरान की तरफ से किया जाएगा? क्या इनको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, यहां पर हमला किया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो जिन देशों में अमेरिका के बेसिस हैं क्या उन देशों की तरफ से भी कुछ रिटेलिएट किया जाएगा? क्या सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, ये जो तमाम जगह है मिडिल ईस्ट के जहां पर ये बेसिस हैं, क्या यहां पर कुछ किया जाएगा? अब इराक की देखिए अगर बात करें तो करीब 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक यहां पर मौजूद हैं। इरबिल और अल असद एयरबेसेस यहां पर हैं। अब क्या यहां पर अटैक किया जाएगा ईरान की तरफ से? यानी ईरान क्या अमेरिका के बेसिस को टारगेट करेगा, और टारगेट करने के बाद क्या नुकसान अमेरिका को पहुंचाएगा? ये एक ऑप्शन ईरान के पास हो सकता है। और आपको जानकारी दे दें कि एक बार ऐसा अटैक हो भी चुका है। इराक में अमेरिका का ये मिलिट्री बेस है जिसमें 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। अब आइए कतर की बात भी कर लेते हैं। कतर में भी अमेरिकी बेस है, और यहां की अगर बात करें तो यहां पर भी अच्छी खासी तादाद में अमेरिका के सैनिक हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का रीजनल हेडक्वार्टर है, यहां 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। और ईरान के पास है अल उदीद एयर बेस, जिसे आप ये कह सकते हैं कि इस पर हमला करके क्या ईरान कुछ डैमेज कर सकता है? अगर बहल सर आप मुझे समझा पाएं इसका मतलब, अगर आप समझा पाएं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, चाहे यहां कतर हो, अगर इन सब पर कुछ ईरान करता है तो क्या देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने प्राची जी। सऊदी अरब के अंदर एक बेस है प्रिंस सुल्तान का, जिसके अंदर उनके 53 F-16 फाइटर हैं, 20 KC-135 एयर टू एयर रिफ्यूलर हैं, 10 C-130 जहाज है। तो अगर एक एयरबेस पे अगर वो अटैक करेगा और उसके अगर 2 या 3 मिसाइल भी निकल के इधर लग जाती है, और ये सारे के सारे टामैक पे ऐसे खड़े हैं जैसे रशियन बॉम्बर्स खड़े थे रशिया के अंदर, तो बहुत तबाही मचा सकते हैं इस बेस के अंदर। यह है प्रिंस सुल्तान एयरबेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट हो सकता है। यानी कि जब ईरान ने कहा है, ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि शुरू अमेरिका ने किया है, खत्म हम करेंगे। अब इस पे दूसरे बेस पे आते हैं। ये तो हो गया एक बेस की हमने बात की, सऊदी अरेबिया की, जो बहुत बड़ा बेस है, एयर बेस है। दूसरा है यहां पे बहरेन के अंदर 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है। लेकिन साथ साथ में देखें आप कि अगर ये एरिया जो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, इस स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर, ये है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जाता है यहां से, इधर 3 आइलैंड है इनके पास। वो 3 आइलैंड के ऊपर उन्होंने एयर डिफेंस मिसाइल्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, जिसको बेसिस के अगेंस्ट और साथ में नेवल शिप्स के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, उन 3 को मिलिटराइज किया गया था मार्च 2025 के अंदर। तो वो एक एरिया, वो एक ऑप्शन है कि अगर वो स्ट्रेट, अभी मैं ये सिर्फ ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं करेंगे, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर भी अटैक किया जा सकता है, शिपिंग को रोका जा सकता है। एक है रेड सी, जो रेड सी है वो यहां पे है, और ये रेड सी का खासकर यमन पास में आता है, और यहीं पे हूतीज अटैक कर रहे थे। अगर हूतीज ने कहा हम इनको सपोर्ट करेंगे, अगर ये कहा, पहले नहीं कहा था सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये अब स्टेटमेंट आई है अमेरिका के अटैक करने के बाद कि हूतीज करेंगे, तो रेड सी के पास से जो शिपिंग जाती है तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये है इनका दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन, और इसी में एक बहुत अहम चीज है, जो 5th फ्लीट है वो 26 शिप्स हैं, नेवल शिप्स हैं यूएस की, जो डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, और तीसरा वहां पे आने वाला निमिट्स, और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अगर उस पे वो अटैक करते हैं तो कोई भी मिडिल ईस्ट की धरती पे अटैक नहीं कर रहे, वो सिर्फ अमेरिकन एसेट पे अटैक कर रहे हैं। तो क्या अमेरिकन एसेट पे अटैक करने के बाद नाटो ज्वाइन करेगा? ये एक और क्वेश्चन है जो माइंड में आता है। आखिरी चीज जो उनके पास ऑप्शन है, नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो अमेरिका मेनलैंड है, चाहे इजराइल या कहीं और,
अमेरिकन एसेट्स हैं उनके ऊपर हमला करे, ये ऑप्शंस है। इजराइल पे तो कर ही रहा है, इसराइल पे तो कर रहा है। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ आ गए। सर आ जाइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ईरान के चारों तरफ, सर मैप पर ही अगर आप सबसे पहले समझा दें मुझे कि ईरान के चारों तरफ ये जो अमेरिकी बेसेस हैं, मैं दे देती हूँ सर आपको, इसकी जरूरत क्यों है? और अगर सऊदी के प्रिंस सुल्तान बेस पर अगर हमला होता है या ये US की 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर पर अगर हमला होता है तो इसके बाद क्या होगा? क्या ये देश भी इन्वॉल्व हो सकते हैं फिर? बिल्कुल। देखो, पहले तो हम ये देखते हैं कि बेसिस क्या है। देखो, अमेरिका की जो बेसिस मिडिल ईस्ट में 8 परमानेंट हैं और 10 के करीब नॉन परमानेंट है। ये बेसिस अमेरिका के 40 से 50 हजार उसके सैनिक हैं। ये बनाई क्यों हुई है कि अगर उसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट का है कि यहाँ पर ऑयल और गैस है। अगर अपना ताना बाना बना के रखना है अमेरिका ने, तो अपनी यहाँ पर प्रेजेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो बेसिस हैं, और ये बेसिस जो बनाई हैं उन देशों में बनाई है जो इसके लिए एक प्रकार से करीब माने जाते हैं अमेरिका के, जैसे बहरान है, जैसे आप देखें UAE है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, और आपका जो इराक और सीरिया में जो उन्होंने अपनी मिलिट्री बेसिस थोड़ी बड़ी बना रखी थी। अभी आप देखते हैं कि कर क्या सकता है ईरान, जो बात हम कर रहे हैं कि अभी हुआ क्या है ईरान के ऊपर। देखो, ईरान के ऊपर जिस प्रकार से 6 B-2 बॉम्बर से 12 जो JBU-57 है उससे हमला किया गया 3 इनके न्यूक्लियर साइट पे, जो एक फोर्दो था, एक नतार था और इसफरान था, उन पे किया गया। तो क्योंकि सच्चाई है, फोर्दो जो था उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उसका जो यूक्रेनियम था और न्यूक्लियर एसेट थे वो 80 से 90 मीटर अंदर थे, और उसको करने के लिए और कोई भी ना आपके पास बम है एक्सेप्ट JBU-57, जिसको B-2 बम्बर से ही लिया जा सकता है। और B-2 बम्बर जो हैं वो अमेरिका के पास ही हैं। उसका इस्तेमाल हुआ 6 B-2 बम्बर, 12 JBU-57 इन्होंने 3 जगह डाले। क्या नुकसान हुआ है ये अभी तक कहना मुश्किल है, मगर अब जब पलटवार करेगा ईरान तो पलटवार तो करना है, ये तो हो नहीं सकता कि वो पलटवार ना करे। उसमें एक ऑप्शन ये है कि जो मिलिट्री बेसिस है मिडिल ईस्ट में जो कि अमेरिका की हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे UAE कतर है, उसके बाद आपकी जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, इन पे हमला कर सकता है। करेगा नहीं करेगा ये आगे होगा। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों को बता देते हैं। ईरान लगातार हमले कर रहा है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईरानी विदेश मंत्रालय का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने खुद युद्ध की शुरुआत की है। अमेरिका ने डिप्लोमेसी का रास्ता बंद कर दिया है। देश की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो अमेरिका ने कहा कि ईरान अब चुप बैठ जाए, अगर ईरान कुछ करेगा तो हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। लेकिन ईरान ने बता दिया है कि अमेरिका ने खुद युद्ध की शुरुआत कर दी है। उसने डिप्लोमेसी का रास्ता बंद कर दिया है। देश की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो ये बयान जो अमेरिका की तरफ से सामने आ रहा है, जो उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने आ रहा है, इससे सीधे सीधे समझा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो कैसे भयावह होती जा रही है। और अमेरिका के इस कदम के बाद अब ईरान क्या बड़ा करेगा, क्या ईरान के पास ऑप्शन है, इस पर हम चर्चा तो लगातार कर ही रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया। इस हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों साइट पर रेडिएशन लीक की कोई खबर नहीं है। ईरानी परमाणु सेफ्टी सिस्टम केंद्र ने बयान जारी कर बताया है कि उनके सेंटर से रेडिएशन लीक जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे में आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को कोई भी खतरा नहीं है। तो ये साफ कर दिया है। सर एक बार थोड़ा ये बताऊं कि अब जैसे हम बता रहे थे कि ईरान के पास ऑप्शन क्या है। एक तो हमने बोला था कि जो इनके एसेट्स हैं अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में, उस पर हमला कर सकता है। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर सकता है। देखो, आप इसमें 2-3 चीजें बहुत हैं। 20% पूरे वर्ल्ड का ऑयल वहां से जाता है, 30% गैस जाती है, और 80% जो चीन का, जो ईरान का 80% जो है वो चीन को जाता है। अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करता है
तो इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा। कैसे करेगा? जैसे कमोडोर साहब बता रहे थे, हो सकता है कि ये ओनली जो उन शिप्स को इंपैक्ट करे जो कि अमेरिकन और इजराइल की। ठीक। दूसरा ये सच्चाई है, रेड सी के अंदर भी वो कहीं ना कहीं हमले करेगा उन शिप पे जो अमेरिका की हैं। यानी एक बात साफ है सर, जो आप सभी बता रहे हैं कि डायरेक्ट अटैक तो ईरान अभी कर नहीं सकता है, लेकिन इसके अलावा ईरान अमेरिका को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। मिडिल ईस्ट में जो बेसिस बना रखे हैं अमेरिका ने, वहां पर हमला किया जा सकता है। इजराइल पर लगातार ईरान के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। बड़ी बात यह कि कोई रेडिएशन लीक की खबर नहीं है, तो बहुत नुकसान ईरान को पहुंचा नहीं है।